1914 की दुनिया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कल्चर और फैशन का दौर, सच में सिविलाइजेशन की सबसे बुलंद ऊंचाई। चलो एक जंग वॉर करते हैं। सबको पता था कि एक बड़ी जंग आने वाली है। फ्रांस अपना वो सामान वापस चाहता था जो जर्मनी ने उससे छीन लिया था। जर्मनी सबका और ज्यादा सामान छीनना चाहता था और वो एक बड़ी और सेक्सी नेवी बना रहे थे जिससे ब्रिटिश थोड़े अनकंफर्टेबल हो रहे थे। इन दोनों एम्पायर्स को लगता था कि वो बहुत कूल हैं, लेकिन वहां रहने वाले अलग अलग लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था और उनमें से कुछ लोग तो रशिया की मदद से अपनी आजादी भी डिक्लेयर कर रहे थे। सब एक दूसरे के पीठ पीछे बातें कर रहे थे और ऊपर से बात यह थी कि पिछली बड़ी जंग के बाद से मिलिट्री टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी थी और अचानक सब एक दूसरे को पीटने के लिए उतावले हो रहे थे। ऑस्ट्रिया हंगरी के इस इलाके में कुछ सर्ब्स और बोस्नियंस रहते थे जिन्हें ऑस्ट्रिया हंगरी में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड वहां एक ओपन टॉप कार में घूमने निकलते हैं और उनकी कार का रास्ता पहले से ही अखबार में पब्लिश किया गया था और इसका अंजाम वैसा ही हुआ जैसा आप सोच सकते हैं। कुछ हमलावर असेसिन्स रास्ते में उनका इंतजार कर रहे थे और उनकी कार पर बम फेंका, लेकिन निशाना चूक गया और पीछे वाले ऑफिसर्स उड़ गए। तो आर्कड्यूक छुप गए, सारायेवो छोड़ दिया, एंटीन्यूज वॉन प्रीचर का, और पूरी जंग कभी हुई ही नहीं। लेकिन नहीं, आर्कड्यूक वहां से गए नहीं, बल्कि वो उसी ओपन टॉप कार में वापस निकल गए हॉस्पिटल में जख्मी ऑफिसर्स से मिलने। ड्राइवर ने गलत टर्न ले लिया और किस्मत से वो उसी एक नाकाम हमलावर के ठीक सामने जाकर फंस गए जिसने उन्हें गोली मार दी। ऑस्ट्रिया हंगरी इस बात पर बहुत गुस्से में था और उन्हें लगा कि इसमें सर्बिया की सरकार का हाथ है, जो कि शायद था भी। तो वो अपने साथी जर्मनी के पास गए और बोले, हे जर्मनी, हम सर्बिया पर जंग डिक्लेयर करने वाले हैं। और जर्मनी इसके लिए पूरी तरह तैयार था। तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को ना मुमकिन डिमांड्स की एक बड़ी लिस्ट भेजी और जब सर्बिया ने मना किया तो उन्होंने जंग डिक्लेयर कर दी। ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी दोस्त हैं और सर्बिया की दुश्मनी में रशिया उसके साथ था जो फ्रांस का दोस्त था। तो इन सब ने एक दूसरे पर जंग डिक्लेयर कर दी। मोंटेनेग्रो भी इसमें शामिल हो गया। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच भी एक तरह का दोस्ती का रिश्ता था। तो जब फ्रांस ने कहा, हे ब्रिटेन, तुम मेरा साथ दोगे ना लॉल, तो ब्रिटेन ने कहा, शायद। और फिर उन्होंने इससे दूर रहने का फैसला किया, जो जर्मनी के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि जर्मनी के पास एक प्लान था, द श्लीफेन प्लान। उन्हें पता था कि रशिया इस वक्त इतना बड़ा और आलसी है कि उसे जंग के लिए तैयार होने में वक्त लगेगा। तो इस बंदे हेलमट वॉन मोल्टके की लीड में जर्मनी अपनी सारी सेना को बिजली की रफ्तार से फ्रांस भेजेगा। जब तक रशिया तैयार हो रहा है, फ्रांस को हराएगा, फिर अपनी सारी सेना रशिया भेजकर उसे हराएगा और फिर हम सब जर्मन बोलेंगे और हर रोज फेफर पॉटहास्ट खाएंगे। बस एक परेशानी थी, फ्रांस के पास जर्मन बॉर्डर पर बहुत सारे किले, फोर्ट्स और डिफेंस लाइंस थी और जर्मनी के पास उनसे लड़ने का फजूल वक्त नहीं था। तो जर्मनी ने उनके साइड से निकलने का फैसला किया, बेल्जियम के रास्ते से। बेल्जियम न्यूट्रल, शांत देश था, लेकिन जर्मनी फ्रांस के डिफेंस से बचने के लिए वहां से 750 शून्य सैनिक निकालना चाहता था। उन्हें उम्मीद थी कि बेल्जियम चुपचाप बैठ जाएगा और शांत रहेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा 7 बेल्जियम से बचने के लिए नहीं किया। वो लड़ पड़े और वो काफी अच्छे से लड़े, जिससे उन्होंने जर्मन्स को धीमा कर दिया। और बुरा तब हुआ जब ब्रिटेन भी आ गया और वो इस बात से बहुत गुस्से में थे कि जर्मनी एक न्यूट्रल देश पर हमला कर रहा है। तो अब ब्रिटेन ने जर्मनी पर जंग डिक्लेयर कर दी। तो जर्मनी बेल्जियम से आगे बढ़ता गया और रास्ते में बहुत जुल्म किए। वो अपनी यूनिफॉर्म पर नुकीले स्पाइक्स और कभी कभी खोपड़ी स्कल्स भी पहनते थे। तो अगर आप बुरा दिखने से बचना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया काम किया। एलाइज ने इसका जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने लगा। खास करके अमेरिका में यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन अपने आप को एक मसीहा जीसस फिगर की तरह देखते थे और उन्होंने पूरी जंग सबको आपस में गले मिलाने की कोशिश में गुजार दी। लेकिन अमेरिका में जर्मन ओरिजिन के बहुत लोग रहते थे और जब जंग शुरू हुई तो वो बोले, यश जर्मनी। लेकिन अब जब जर्मनी बेल्जियम में जुल्म कर रहा था तो उनका जोश ठंडा पड़ गया। चलो खेलते हैं स्पॉट द फ्रेंच सोल्जर। स्पॉट द फ्रेंच सोल्जर। क्या आपने उसे देखा? आसान है ना? उसने चमकीली नीली यूनिफॉर्म और लाल पैंट ट्राउजर्स पहनी है। और क्या आपको पता है कि उसे और किसने आसानी से देख लिया? जर्मन्स ने। तो जब फ्रेंच सैनिक धीरे धीरे लाइन बनाकर जा रहे थे, जर्मन्स ने उन्हें अपनी बड़ी बड़ी तोप गन से चिथड़े कर दिया। इस जंग में शामिल सभी देशों की सोच पुरानी तरह की थी।
और उन सभी को ग्रेट वॉर के दौरान अपनी यूनिफॉर्म्स और तरीकों को बहुत बदलना पड़ा, क्योंकि यह जंग ऐसी थी जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। रशिया जंग के लिए तैयार हो गया और उम्मीद से बहुत पहले। हे ऑस्ट्रिया हंगरी, क्या तुम इससे संभाल सकते हो? ओह हाँ बिल्कुल, हम देख लेंगे। नो, तो जर्मनी को अपने कुछ सैनिक वापस ईस्ट भेजने पड़े रशिया से बचने के लिए। ऑस्ट्रो हंगेरियन आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ ये बंदा था कॉनराड वॉन हॉट्जेंडॉर्फ, और भले ही ये देखने में हैंडसम था, लेकिन ये एक बेकार मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट निकला। ऑस्ट्रिया हंगरी हमेशा जर्मनी की एडवाइस को इग्नोर करता और जब भी मुसीबत में पड़ता तो जर्मनी के पास भाग कर आता। ऑस्ट्रिया हंगरी को एक छोटे से देश सर्बिया ने भी पीट दिया, जिसने शुरुआत में उनके सारे हमले नाकाम कर दिए। लेकिन नॉर्थ में जर्मनी के लिए अच्छी खबर थी, जहां उन्होंने बैटल ऑफ टैननबर्ग में रशिया की दूसरी सेना को लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया। वापस वेस्टर्न फ्रंट पर जर्मन्स आगे बढ़ते गए और पेरिस उनकी नजरों के सामने था। इस मोड़ पर अगर कोई सोचता कि जर्मन्स को जल्दी ही जीत मिलने वाली है तो वो गलत नहीं होता, लेकिन फिर चीजें खराब होने लगी। फ्रेंच कमांडर इन चीफ जोसेफ जोफ्रे को पता था कि कुछ करना होगा और उन्होंने अपनी सेना को पीछे हटने से रोक दिया। इसके बाद जो लड़ाई हुई बैटल ऑफ द मान, उसमें जर्मन लाइंस के बीच एक गैप खाली जगह बन गया। अगर गैप बन जाए तो दुश्मन आप पर साइड और पीछे से हमला कर सकता है, तो जर्मन सेना को पीछे हटना पड़ा। एलाइज ने काउंटर अटैक किया तो जर्मन्स ने डिफेंड करने के लिए खड्डे ट्रेंचेस खोद लिए। एलाइज ने भी वैसा ही किया। फिर दोनों साइड नॉर्थ की तरफ बढ़े, एक दूसरे को घेरने के लिए। जब वो समुंदर तक पहुंचे तो दोनों एक जगह फंस गए और पूरे रास्ते कोस्ट से स्विट्जरलैंड तक खड्डे ट्रेंचेस बन गए। यह थी वेस्टर्न फ्रंट पर ट्रेंच वॉरफेयर, खड्डे वाली जंग की शुरुआत। तो ट्रेंच वॉरफेयर ऐसे काम करती है। आमने सामने दो ट्रेंचेस की लाइंस होती हैं और बीच में नो मैंस लैंड, खाली जमीन। एक साइड दूसरी साइड पर लाखों गोले बरसाती है। कभी तो लगातार कई दिनों तक इसका सैनिकों पर बहुत बुरा दिमागी असर पड़ता था, जिससे कई लोग शेल शॉक्ड सदमे में हो जाते थे। फिर हमला करने वाले सैनिक अपनी ट्रेंचेस से निकलते और नो मैंस लैंड की तरफ भागते, जो कि मिट्टी, कीचड़ और नुकीले तारों से भरी होती थी। डिफेंड करने वाली ट्रेंच से मशीन गन से गोलियां बरसती, जिससे हजारों लोग मारे जाते। हमला करने वाले बार बार कोशिश करते, जब तक कि या तो वो हार मान ले या सामने वाली ट्रेंच पर कब्जा ना कर ले। महीनों तक लड़ाई चलती और हजारों लोग मारे जाते, सिर्फ कुछ मीटर्स या किलोमीटर जमीन के लिए। ट्रेंचेस में रहना भी बहुत बुरा था। मुर्दे, ऐसा कीचड़ जो आपको पूरा निगल जाए, जहरीला पानी, चूहे, बीमारी और बदबू। ये सोचना भी पागलपन है कि लाखों सैनिक सालों तक इन हालात में रहे और उनके कमांडर्स ने उन्हें ऐसा करने का ऑर्डर दिया।